दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सेंसलेस डेथ्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख गार्डिंग द गार्जियंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर सेकंड के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। जब कोरोना वायरस जनित महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन हुआ, तब इस दौरान पुलिस ने कई प्रशंसनीय कार्य किए। मजदूरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाने से लेकर लोगों के लिए जूते चप्पल तक बांटने का काम किया। मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर तारीफ की गई। लेकिन तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में पुलिस हिरासत में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत ने एक बार फिर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराज और बेनिक्स नामक पिता पुत्र को पुलिस ने 19 जून को गिरफ्तार किया और 4 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बाप बेटे की बेरहमी से पिटाई के चलते पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस हिरासत में पिटाई के चलते मौत होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। साल दर साल पुलिस कस्टडी में सैकड़ों मौतें होने से यह घटना अब सामान्य बात हो गई है। इस मामले में भारतीय पुलिस की छवि कितनी खराब रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में सट्टेबाज संजीव चावला ब्रिटेन की अदालत में यह तर्क देकर 2 दशक तक प्रत्यर्पण से बचता रहा था कि भारतीय जेलों और पुलिस हिरासत में यातना जग जाहिर है और जिससे उसे अपनी जान का खतरा है। जाहिर है पुलिस की यह बर्बरता न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि विश्व समुदाय में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी ओर पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है और गिरफ्तारी के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे चुका है। इस मामले में 1996 के डी.के. बसु केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक नजीर है। लेकिन सवाल है कि तमाम कवायदों के बावजूद पुलिस पर से बर्बरता का दाग क्यों नहीं धुल रहा। क्या कारण है कि पुलिस हिरासत में हो रही मौतों को रोकने में सरकार और न्यायपालिका तक लाचार नजर आ रही है। तमिलनाडु मामले को देखें तो मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली भी जिम्मेदार मालूम पड़ रही है। जाहिर है कई मोर्चों पर सुधार की जरूरत है। आइए आज इन्हीं मसलों पर विचार करते हैं। सबसे पहले पुलिस सुधार के संदर्भ में न्यायपालिका के दिशा निर्देश पर एक नजर डालते हैं। अगर पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार आदि जैसे शब्द दिमाग में चलने लगते हैं तो इसकी वजह बेहद पुरानी है। यही कारण है कि पुलिस सुधार की मांग आज से नहीं बल्कि दशकों से होती रही है। पुलिस में डीजीपी के पद पर रह चुके प्रकाश सिंह पुलिस विभाग के बहुत जाने माने चेहरे रहे हैं और उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें पुलिस सुधार को लेकर कई मांगे थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ऐतिहासिक दिशा निर्देश दिए। कोर्ट के कई दिशा निर्देशों में एक यह था कि प्रत्येक राज्य में एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इसके तहत डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों और एसपी एवं उनसे बड़े रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को सुनने के लिए अलग अलग प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई थी। डीएसपी रैंक तक के लिए जिला स्तर पर और एसपी रैंक तक के लिए राज्य स्तर पर शिकायत प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पुलिस कार्यप्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी करने, पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, पोस्टिंग और स्थानांतरण का फैसला लेने और पुलिस के कदाचार की शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना का निर्देश दिया था। ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी जिसमें कोई भी नागरिक किसी मामले को लेकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करा सके। हालांकि कुछ राज्यों जैसे केरल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र ने ही आदेश को लागू किया, जबकि अन्य राज्यों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी पुलिस कदाचार के मामलों में जांच के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण होने की जरूरत महसूस की थी। ऐसी अनुशंसा के पीछे वजह थी कि अमूमन राजनीतिक दल और आंतरिक पुलिस निगरानी तंत्र एक स्वतंत्र जांच में बाधा बन जाते हैं और जांच को प्रभावित करते हैं। नतीजतन सुधार की सभी गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में पुलिस से जुड़े मामलों के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय है जिसमें ताज द्वारा नियुक्त महानिदेशक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों की निगरानी के लिए कार्यकारी और मौजूदा सदस्यों द्वारा नियुक्त 6 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। एक अन्य उदाहरण न्यूयॉर्क सिटी पुलिस का है, जहां एक नागरिक शिकायत समीक्षा बोर्ड है।
इसमें स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा नियुक्त नागरिक और पुलिस आयुक्त सदस्य होते हैं जो पुलिस कदाचार के मामलों की जांच करते हैं। गिरफ्तारी को लेकर 1996 में डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने 11 सूत्री दिशा निर्देश जारी किए थे। कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो इनमें एक यह है कि गिरफ्तार या पूछताछ करने वाले पुलिस अपनी नाम व पहचान का नेम प्लेट लगा कर रखेंगे। दूसरा, गिरफ्तारी का ब्यौरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा जिसमें गिरफ्तारी की तारीख, समय व स्थान का जिक्र होगा। परिवार के किसी सदस्य या सम्माननीय व्यक्ति द्वारा सत्यापित सभी विवरण शामिल होंगे। तीसरा, गिरफ्तारी के समय एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत लिए जाएंगे। उसे एक मित्र या रिश्तेदार से बात करने का मौका दिया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी। चौथा यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति की समय समय पर मेडिकल जांच कराई जाएगी और उसे अपने वकील से मिलने दिया जाएगा। इस तरह के सभी अनुपालन को पुलिस रजिस्टर में दर्ज करना होगा और गिरफ्तार व्यक्ति का दस्तखत लेना होगा। ऐसी सभी सूचनाओं को एक केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष में केंद्रीकृत करना होगा। गौरतलब है कि इन निर्देशों में से ज्यादातर को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में शामिल किया गया है। इन निर्देशों के उल्लंघन पर गंभीर विभागीय कार्रवाई करने और इसे कोर्ट की अवमानना मानने की बात कही गई थी। लेकिन अपने आसपास में पुलिसिया कार्रवाई को देखकर यह मालूम पड़ता है कि इन निर्देशों के पालन में कोताही बरती जा रही है। यही कारण है कि पुलिसिया हिंसा समाज के लोगों को अपना निशाना बनाती रही है। अब यह जानना जरूरी है कि इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं। पुलिस हिरासत में मौत पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB साल दर साल आंकड़े जारी करता है। पिछले साल NCRB ने बताया कि 2017 में पुलिस हिरासत में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश संभवतः निर्दोष थे। इनमें से 58 तो ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया जा सका था, जबकि 42 ऐसे थे जो पुलिस या जुडिशियल रिमांड पर थे। NCRB के मुताबिक अगर 2001 से 2018 के बीच देखें तो पुलिस हिरासत में कुल 1727 लोग मारे गए। हालांकि पुलिस की बर्बरता के कारण कितनों की मौत हुई यह साबित होने की दर बहुत कम है। NCRB बताता है कि 2018 में जिन 70 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई उनमें से महज 4.3% मौत ही पुलिस की पिटाई से हुई। इसी तरह 2017 में 5%, 2016 में 8.7%, 2015 में 6.2% और 2014 में 9.3% मौतें पुलिस की पिटाई के चलते हुई। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में पेश आंकड़ों की बात करें तो 2016 से 2018 के बीच पुलिस हिरासत में 427 लोगों की जानें गई, जबकि 5049 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत के दौरान हुई। वहीं मानव अधिकारों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली संस्था नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने जून महीने में रिपोर्ट जारी कर बताया कि केवल 2019 में हिरासत के दौरान 1731 मौतें हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो 2019 में रोजाना करीब 5 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए। आंकड़े जरूर अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन इनसे यह तो तय है कि पुलिस हिरासत में लोग पुलिसिया बर्बरता के कारण भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि डी.के. बसु मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पुलिसकर्मी कैसे धता बताते रहे हैं। फिर सवाल है कि पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण हो रही मौतों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के बेहतर काम के कई वीडियो सामने आए, तभी हम ऐसे वीडियो से भी रूबरू हुए जिनमें पुलिस नागरिकों पर अंधाधुंध लाठियां बरसा रही थी। इन वीडियो को देखकर यह समझना आसान हो जाता है कि क्यों सरकार की समितियां और अदालतें बार बार पुलिस सुधार की बातें करती रही हैं। हिरासत में कैदियों की बर्बरतापूर्ण पिटाई की वजह पुलिस सुधार के निर्देशों को नजरअंदाज करना तो है ही, लेकिन दूसरी बड़ी वजह पुलिस यातनाओं के मामले में पुलिस का बचकर निकल जाना भी है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में जिन 100 कैदियों की मौत हुई उन मौतों के लिए अब तक एक भी पुलिस अधिकारी दोषी नहीं ठहराया गया है। NCRB द्वारा 2001 से 2018 के बीच जिन 1727 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया है, उन मामलों में अभी तक सिर्फ 26 अधिकारी ही दोषी ठहराए जा सके हैं और इनमें से ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं। पुलिस हिरासत में मौत से इतर देखें तो साल 2000 से 2018 के दौरान पुलिस के खिलाफ 2041 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज हुए,
लेकिन सिर्फ 344 पुलिस वाले ही दोषी साबित हो सके। फिर हाल के वर्षों में हिरासत में बढ़ रही मौतों के पीछे भी यही वजह है कि पुलिसकर्मी आसानी से बच निकलते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों को इस बात का भरोसा हो चला है कि उनके खिलाफ शायद ही कोई मामला दर्ज होगा और उन्हें सजा मिलेगी। इसलिए वे कैदियों से सच उगलवाने के लिए यातना और हिंसा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है पुलिस का यह व्यवहार नागरिकों के मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जहां जीवन के अधिकार का वर्णन है, वहीं अनुच्छेद 22 में आरोपी को कई प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का जिक्र है। लेकिन आरोपियों की बर्बरतापूर्ण पिटाई बताती है कि नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकार अभी भी दूर की कौड़ी ही है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। पूरी चर्चा के बाद यह साफ तौर पर दिख रहा है कि 3-4 बिंदुओं पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है। सबसे पहला काम यह करना होगा कि पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण की स्थापना हो। चूंकि पुलिस विभाग पर राजनीति का गहरा प्रभाव रहता है और विभाग राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहता है, इसलिए पुलिस विभाग के बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे राजनीति से दूर करने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तभी पुलिस की बर्बरता भी कम होगी और ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों का बच निकलना भी आसान नहीं होगा। तमिलनाडु के इस मामले में आरोपियों पर बहुत ही मामूली आरोप थे। लॉकडाउन में दुकानों के लिए जारी नियमों के पालन न करने का आरोप था और यह मामला आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के जख्मों पर बिना कोई सवाल किए ही उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अक्षरशः पालन नहीं किया, लिहाजा पुलिस के पक्ष को उन्होंने आंख मूंद कर सच मान लिया। दरअसल आरोपियों को रिमांड पर भेजने के मामले में निचली अदालतों पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात सरकार मामले में दी गई व्यवस्था के तहत काम किया जाना चाहिए था। इस मामले में बेंच ने कहा था कि एक अभियुक्त की रिमांड पर निर्देश देना मौलिक रूप से एक न्यायिक कार्य है, लिहाजा इस न्यायिक कार्य के दौरान मजिस्ट्रेट का खुद इस पर संतुष्ट होना अनिवार्य है कि क्या उसके समक्ष रखी गई सामग्री इस तरह की रिमांड को जायज ठहराती है। भले ही अभियुक्त को हिरासत में रखने और उसकी रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो, लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे और सिर्फ यांत्रिक रूप से रिमांड के आदेश को पारित न करे। लेकिन तमिलनाडु के इस मामले में लगभग यांत्रिक रूप से ही आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी हो गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों में इस तरह की खामियों के मुद्दे को सुलझाए और जिम्मेदारी तय करे। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस हिरासत में मौत को लेकर न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत जान पड़ रही है। दरअसल न्यायपालिका को मजबूती से सामने आने की जरूरत है। जिस तरह तमिलनाडु केस में मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उससे केस को सही दिशा मिली है और पीड़ित के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। 2014 में महाराष्ट्र पुलिस ने 25 वर्षीय एग्नेलो वॉल्ड्रिस नामक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण वॉल्ड्रिस की मृत्यु हो गई। 6 साल बीत गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दखल दिया। तब कहीं जाकर महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। इस तरह देखें तो कोर्ट का यह रुख ऐसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार में दोष सिद्धि की दर को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हो पाता है तो ही बेलगाम पुलिस वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसी के मद्देनजर डीके बसु मामले में ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर हिरासत न्यायशास्त्र को फिर से परिभाषित किए जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ इन मामलों में सामाजिक संरचना में व्याप्त खामियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक 2019 में जिन 1731 लोगों की हिरासत में मौत हुई, उनमें से 1606 की मौत न्यायिक हिरासत में हुई, जबकि 125 की मौत पुलिस हिरासत में। जिन 125 की पुलिस हिरासत में मौत हुई, उनमें 60% लोग गरीब और समाज के हाशिए पर स्थित समूहों से ताल्लुक रखते थे। समय समय पर दूसरे सामाजिक संगठन भी कि हिरासत में यातना के शिकार बनने वालों में ज्यादातर समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से होते हैं। यकीनन पुलिस यातना का यह पैटर्न बेहद चिंताजनक है। इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में महिलाओं को यौन हिंसा के लिए प्रताड़ित करने के भी मामले सामने आते रहे हैं और ये महिलाएं अमूमन समाज के कमजोर वर्गों से ताल्लुक रखती हैं।
नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक 2019 के दौरान पुलिस हिरासत में कम से कम 4 महिलाओं की मौत रिपोर्ट हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह विशेष अत्याचार निवारण विधेयक पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस सुधार में हो रही कोताहियों की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पुलिस विभाग का राजनीतिकरण है। चूंकि पुलिस राज्य का मामला है, ऐसे में राज्य सरकारें अपनी छवि चमकाने के लिए अक्सर ही पुलिस के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है। साथ ही राज्य सरकारों पर कई बार पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दशकों से पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर सरकारों की खामोशी समस्या को और जटिल बनाती रही है। अगर पुलिस की छवि मनमानी करने, पीपल फ्रेंडली न होने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली रही है, तो सिर्फ इसलिए कि पुलिस में संस्थागत सुधार की कोशिश ही नहीं की गई। चिंता का विषय है कि सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढांचे को बनाए रखना चाहती है ताकि वह इसे मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सके। सरकार का यही रवैया पुलिसिया बर्बरता को शय देता है। समझना होगा कि अगर एक समाज पुलिस को अविश्वास की नजरों से देखता है और हमेशा उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है, तो यकीनन यह सिस्टम की नाकामी है। इसलिए लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा हो पाता है तो ही हम समाज को कई तरह की चुनौतियों से आजाद कराने में कामयाब हो सकेंगे। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। पुलिस हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों के क्या कारण हैं? इन्हें रोकने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? विवेचना कीजिए।